हेलो लर्नर। तो आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 को पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। मैंने उसमें अपना हैंड रिटन नोट्स इंक्लूड किया है, और जहाँ पे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ा मैंने उसमें टेक्स्ट को भी इंक्लूड करने का काम किया है। आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले, ईच एंड एवरी सेंटेंसेज को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बताता है कि चुनाव का दिन, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव के केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने सास को का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं शासकों के बारे में, कि शासक प्रणाली कैसे आया, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप एक नोट्स लेके बैठिए, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं बताऊँगा, अब उसे ज़रूर मेंशन कर लीजिए, जो आपको किसी भी यूपीएससी, बीपीएससी या सीटेट या अदर एग्जामिनेशन, रेलवे या कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए इसको पढ़ते और समझते हैं। तो बताता है कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग, यदि हम पीछे अपने हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि शासक बनने की परंपरा क्या थी, वो लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो इसके बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और जिसकी अधिक वोट मिलती है वो अपना क्या करता है, सरकार बनाती है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, कि यदि बहुत पहले हम जाते हैं तो वो लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, जैसे आज अभी चुने जा रहे हैं। तो चैप्टर 5 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि राजा का चुनाव कैसे होता था, तो लोगों के द्वारा, नागरिक के द्वारा। परंतु यदि हम 3000 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पे जो चुनने का प्रक्रिया था वो अलग था। तो उस समय में क्या होता था, जो राजा बनता था वो बड़ा बड़ा यज्ञ आयोजित कर करके वो अपने राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। अब होता क्या है, वो कैसे होते थे, इसके लिए एक परंपरा था उस समय में। तो चलिए इस परंपरा को जानते हैं। तो बताता है कि अश्वमेध यज्ञ, जैसे आप रामायण पढ़े होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रेफरेंस है अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जिसमें राम भगवान करवाते हैं और वो एक अश्व को छोड़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़ा को राजा के लोगों के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे आपने देखा होगा कि लव कुश क्या करता है, उस घोड़ा को पकड़ लेता है, इसके बाद उसे राजा और उसके जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी सिपाही होते हैं, उससे उसे क्या करना होता है, लड़ाई करना पड़ता था। इन द सेम वे, यदि अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यदि घोड़ा को ऐसे ही छोड़ दिया, यदि नहीं कुछ करता है, तो इससे माना जाता था कि जो अश्वमेध कराने वाला जो राजा है उस राजा से अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं के यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और इसके बाद उस राजाओं को क्या किया जाता था, यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, किन राजाओं को, जो कमज़ोर होता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, या पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे उस राजा को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी गिफ्ट्स लाते थे, कुछ भेंट लाते थे उस राजा के लिए। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, और राजा इस आयोजन में सबसे मुख्य अतिथि के तौर पे होते थे, वो मुख्य होते थे। ठीक है, उसके राज सिंहासन पर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, और उसको एक विशेष बाघ के खाल के आसन पे उसे बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र
में राजा के सारथी उसका सहचर होता था। सहचर मतलब होता है मित्र। सहचर मतलब क्या होता है? मित्र। तो युद्ध के क्षेत्र में उसका जो सारथी होता था उसका ही रियल मित्र होता था। यज्ञ में अवसर पर वह राजा के विजय तथा गुणों का गान करता था। अब देखो, जो उसके सारथी होते थे तो राजा कैसे विजय पाए, उसने क्या प्रक्रिया अपनाई, तो उसके बारे में प्रशंसा करते थे उसके सारथी। और सारथी उसके क्या होते थे? बहुत ही करीबी मित्र होते थे, उसके एक तरह से दोस्त होते थे। राजा के सगे संबंधी, खास करके उसकी रानियों और पुत्रों को छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और जो राजा की रानियां होते थे और उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उसको भी क्या करना होता था? यज्ञ करना होता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को सिर्फ बैठ करके यज्ञ पूरी प्रक्रिया देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल जार के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान कराता था। 20। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो राजा को आमंत्रित किया जाता था उसका यही काम था कि सिर्फ आप वहाँ पे बैठ करके देखिए, और जितना भी काम होता था वो पुरोहित के द्वारा किया जाता था और पुरोहित के द्वारा करवाया जाता था। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि ठीक है, 20 अथवा 22 जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। आपको इस पॉइंट को मेंशन करना है, ठीक है, अपने नोट्स बुक में। जो विश्व होते थे या वैश्य होते थे, जैसे सामान्य लोग क्या लाते थे? उसके लिए भेंट लाते थे, उपहार लाते थे। पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें, कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखो, इन आदमियों को क्या माना जाता था? जो विश्व और वैश्य थे उसको शूद्र मानता था और इसको बहुत सारे अनुष्ठान में उसको शामिल होने की परमिशन नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो चलिए आज हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे कि ये कैसे शुरुआत हुई और इसके पीछे पीछे क्या है, क्योंकि यदि हम नहीं पता रहता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। तो इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ठीक है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। अब देखो, कोई पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद के बाद जो रचना हुई जिस ग्रंथ का, उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। और ये किसके द्वारा रचित किया गया है उत्तर वैदिक ग्रंथ? तो पुरोहितों के द्वारा, ठीक है। उसमें ये भी बताया गया है कि यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, संपादन कैसे होना चाहिए। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। अब सोसाइटी है तो उसमें आपको भी पता होगा कि अलग अलग टाइप के जो आदमी रहते होंगे, समाज में अलग अलग टाइप के समूह होते होंगे। कुछ पुरोहितों, योद्धा, वैभवशाली थे। अब जो कुछ पुरोहित थे, जो योद्धा थे, जो क्षत्रिय था, वो क्या था? वैभवशाली था। कुछ कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन ग्राहक निर्धन थे। और कुछ जो आदमी थे वो निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन्स है। पुरोहितों ने क्या किया? 4 भागों में डिवाइड किया। वो 4 भाग क्या क्या है? तो देखिए, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। पुरोहित ने ये काम करने का काम किया। ये ऐसा नहीं है कि हम वेद में पाते हैं, पुरोहितों ने ऐसा काम किया। और जिसे हम क्या कहते हैं? आज वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। वर्णों के हिसाब से उसका कार्य निर्धारित था कि किसको क्या करना है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ कराना था। उसका क्या काम था? ब्राह्मण का वेदों का पढ़ना या पढ़ाना और यज्ञ करवाना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था, उन्हें गिफ्ट मिलता था। यदि हम गोदान को स्टडी करते हैं तो उसमें भी रेफरेंस मिलता है। और बहुत सारा यदि हम पीछे बैक देखते हैं अपनी हिस्ट्री को तो वहाँ पे भी रेफरेंस मिलता है। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनका काम युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना था, ठीक है। क्षत्रिय का एक काम था।
तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। आप जरूर इसको मेंशन कर लीजिए कि वैश्य में कौन कौन आते हैं। तो कृषक आते हैं, पशुपालक आते हैं और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और जो वैश्य है वो यज्ञ कर सकता है, उसको अधिकार मिला हुआ था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। ठीक है, इसका काम अन्य तीनों वर्गों का सेवा करना था। अब देखिए, सबसे लोअर ग्रेड का यदि हम देखें, निम्न स्तर का, तो काम शूद्रों का था कि किसको सेवा करना, वो जो तीनों कास्ट अपर कास्ट हो गया उसको एक तरह से सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और ये आप ये कह सकते हैं कि ये कोई धर्म में लिखा नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। आप देखिए यहाँ पे औरतों को भी कैसे माना गया, शूद्रों के समान। महिलाओं तथा शूद्रों में वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। न तो महिला को अधिकार था वेद का अध्ययन करने का, न शूद्रों का अधिकार था कि वो वेद का अध्ययन करे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित का मानना था कि सभी वर्ग को जन्म से ही उसका क्या है, आधार पे विभाजित किया गया है। जैसे आज भी यदि हम किसी दूसरे फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में जन्मते हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण को कहलाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय फैमिली में जन्म लेता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं। तो अलग अलग आज भी मानना है। तो उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होते हैं। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रह शामिल मिलते थे। तो आपको ये भी इंक्लूड कर लेना है कि अछूत में कौन कौन आते हैं। साथ ही इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। उसमें वो भी आते थे जो शवों को क्या करते थे, दफनाते थे, जलाते थे। और उन लोगों को अपवित्र माना जाता था जो सबको क्या करते थे, दफनाते थे या ले जाते थे। आज भी हम लोग बात करते हैं ना हरिजन के बारे में, तो सेम यही चीज़ है जो आज हमारे आँख के सामने वो चीज़ प्रेजेंट है। वो ऐसा पहले भी हुआ करता था जो हमको अभी पढ़ने को मिल रहा है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। अब देखो, सोसाइटी में बहुत सारे टाइप के पीपल्स होते हैं, तो बहुत का मत अलग अलग होता है। वो क्यों मानेंगे? क्योंकि ये जो सोसाइटी क्रिएटेड है, किसके द्वारा क्रिएटेड है? मानवों के द्वारा क्रिएटेड है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उस सबसे ऊपर होगा या उसका मानना सही हो सकता है। और जो कुछ पुरोहित जो होते थे, पुरोहित अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन कुछ जो राजा थे वो पुरोहित से भी ऊपर अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। अब देखिए कि यहाँ पे वर्ण निर्धारण जन्म से नहीं होना चाहिए। यदि आपको जैसा माहौल मिलता है आप वैसे बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों का बीच में भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने वाला अधिकार सबका हो। और देखो, यहाँ पे ये भी मानना था कि अनुष्ठान करने का अधिकार सबको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक खास वर्ग का ही होना चाहिए। लोग छुआछूत की आलोचना की। उपद्वीप में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। अब देखो, यदि हम पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी पूर्व और उत्तर वाले क्षेत्र में, तो पता चलता है इस इलाका में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यानी आदमी में असमानता नहीं थी और पुरोहित का भी प्रभाव बहुत कम था। अब हम लोग पढ़ने वाले जनपद के बारे में कि ये जनपद होता क्या है। तो आप पहले ये लिख लीजिए, आप ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। जनपद शाब्दिक जो ये ना पाली भाषा का लैंग्वेज है। जनपद किस भाषा का लैंग्वेज है? जनपद पाली भाषा का। जनपद शब्द की उत्पत्ति जन से होती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति। जनपद शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? जन से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है। और जनपद को यदि हम बृहत् रूप में इसे हम देखते हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं? महाजनपद।
जो हमको आगे जा कर के रेफरेंस मिलेगा इसी चीज़ के बारे में, ठीक है। और भारत में 16 महाजनपद प्रसिद्ध थे, तो आप इंक्लूड कर लीजिए कि भारत में कितने महाजनपद प्रसिद्ध थे, 16। ये हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि जनपद क्या होता है। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन मतलब क्या, लोगों के बसने की जगह होता है। अब चलिए इसमें देखते हैं। पुरातात्विकविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली की पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा में प्रमुख है, ठीक है। ये तीन जो जगह है, जैसे दिल्ली में पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर हो गया और अंतरजी खेड़ा, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप इंक्लूड कर लीजिए। खुदाई से पता चला कि ये लोग झोपड़ी में रहते थे। कौन सा लोग झोपड़ी में रहते थे? जन लोग, व्यक्ति लोग। और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जय, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसे फसलें उगाते थे। आपको ये दिमाग में बैठाना है कि वो लोग काम क्या क्या करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते हैं। धूसर मतलब हुआ धूल रंग का, यानी भूरा रंग का। धूसर मतलब क्या होता है? धूल जैसा, यानी भूरा। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसको साक्ष्य मिला है पुरातात्विकविदों को, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसका चित्र कैसा तो होता है, चित्रक धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों पर, ठीक है, चित्रकारी की गई है और आमतौर पर या सरल रेखाओं में ज्यामितीय आकृतियों में बनाया। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म है, इस पर एक डिज़ाइन बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। अब देखिए महाजनपद आ गया। मैंने आपको बताया था महाजनपद के बारे में कि 16 महाजनपद है पूरे भारत में। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। आप देखिए जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, मतलब अधिक, एक तरह से उसका जो शासन प्रणाली था ना, अधिक मजबूत बन गया। उसने अधिक सेना को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, वो अपना किंगडम को अधिक विस्तार कर लिया। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और इसके बाद उसे क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। जनपद किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? महाजनपद में। बताता है महाजनपदों को दिखाया गया। अब इसमें देख सकते हैं, यदि इसमें आपको दिख रहा होगा जो पॉइंट्स है, उसको महाजनपद बोला गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और उसकी एक राजधानी होती थी, और सब में राजधानी में अधिकांशतः में वो किला बंद करते थे। किला बंद मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से वो अपना दीवार दे देना, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारों बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं का आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अब हो सकता है कि ये जो महाजनपद थे वो दूसरे राजा के डर से या कोई आक्रमण न कर दे, इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए वो चारों तरफ चार दीवारी बनाया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची दीवार, ठीक है, खड़ी करना अपना समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब देखो कि मान लो कि कोई कितना समृद्ध है, वो अपना एक किला बना करके वो रिप्रेजेंट करता था कि हम कितने शक्तिशाली। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने की व्यापक योजना आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब बताना चाह रहे हैं कि वो राजा क्या करता था, चारों तरफ चार दीवारें दे देता था, जिससे अंदर के जो भाग है ना उस पर शासन करना बहुत ही सहज हो जाता था, कहीं कोई बाहर से ना आक्रमण कर दे।
ठीक है। और वो कहीं ना कहीं बनाने के लिए तो आदमी को बहुत ही मेहनत करना पड़ा होगा, बहुत सारे ईंट लगी होगी, बहुत सारा लकड़ियाँ लगी होगी, बहुत सारा पत्थर लगा होगा, ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद बहुत सारा परिश्रम भी लगा होगा, जिसमें बच्चे, महिला, पुरुष सब कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया होगा। अब राजा सेना रखने लगा। अब होता क्या है, धीरे धीरे वो अपना सेना रखना स्टार्ट कर दिया। सिपाहियों को नियमित वेतन पूरे साल में रखा जाता था और उसको एक नियमित वेतन दिया जाना स्टार्ट हो गया। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों। अब देखिए, आपको आहत के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2024 के सीटेट बैच में देखा था कि आहत के बारे में बोला गया था कि आहत क्या होता है। तो आहत सिक्का होता है, ठीक है। आहत क्या होता है? सिक्का होता है, जिसमें एक तरह से आप ये बोल सकते हैं इसका अलग अलग शेप होता है। मैं आपको मेंशन कर दूंगा उस चीज़ के बारे में कि इसमें अलग अलग टाइप का क्या होता है, चित्र होता है, अलग अलग टाइप का आपको ये दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आहत क्या होता था? आहत सिक्का होता था, ठीक है। तो आहत पे क्या किया जाता था? उस पे स्टाम्प किया जाता था, उस पे बहुत सारे चीज़ का चित्र भी बना होता था। इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। इसको पंच मार्क भी बोलते हैं, क्योंकि इसको 5 तरफ से आप देखेंगे डिजाइन बनाया गया होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आहत सिक्का इस ढंग का दिखता है, ठीक है। इसे कारसापन भी कहते हैं, ठीक है। इसे कारसापन भी कहते हैं। इसका जो मेनली इस सिक्का, आहत सिक्का का जो ओरिजिन हुआ था 6th एंड 2nd सेंचुरी के BC के आसपास में हुआ था। इसमें कोई जो शेप होता था ना, रेगुलर नहीं होता था, गोलाकार टाइप का नहीं होता था जैसे आज के सिक्का देखते हो। उसका जो सिक्का का जो शेप होता था ऐसे होता था, 5 टाइप का। देखिए 1 2 3 4 5 शेप बन गया, इस ढंग का होता था उसके सिक्के का। अब होता क्या है, इस पे ना चिन्ह जो होता था वो सूर्य का हो सकता है, बैल का हो सकता है, हाथी का हो सकता है। इस सिक्कों पे मछली, पेड़, मोर, ठीक है, यज्ञ, वेदी, शंख, बैल, जयमिति चित्र जैसे चिन्ह बने होते थे इस सिक्के पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आहत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किला बना हुआ है, ये जो एक तरह का ईंट है, बताता है कैसम्बी किले की दीवार के चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार पर अवशेष। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो आप देख सकते हैं अभी भी साक्ष्य कहीं ना कहीं प्रेजेंट है उस चीज़ के बारे में। अब कर क्या होता है? तो आप देखिए होता क्या है, महाजन पदों को राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़े सेना रखते थे, इसलिए उसे प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। यदि आप कोई चीज़ बड़ा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा इन्वेस्ट करना होगा, तो इसके लिए तो आमदनी भी चाहिए। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की आवश्यकता होती थी और महाजन पदों के राजाओं के लोग के समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके नियमित रूप से उसे कर वसूलने लगे। अब होता क्या था, पहले उपहार के तौर पर उसे भेंट दिया जाता था राजा को, जो भी चीज़ देना होता था साल में या मंथ में, जो भी एक बॉन्ड बनाया गया होगा उस पर देता था। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इस नियम में चेंज ला दिया गया कि कर जो देना होगा वो एक शेड्यूल पे देना होगा, एक समय उसके लिए निर्धारित कर दी गई कि चलो तुमको 1 महीना पे कर जमा करना है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांशतः लोग कृषक थे। आपको ये समझना जरूरी है कि इस समय 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे हम भाग कहा जाता है। तो उस समय में 1/6 कर क्या करना होता था, किसान को देना होता था। किसको? महाजन पदों को। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, और कारीगर के ऊपर कैसे कर लगाए गए, तो कम से कम महीना के लास्ट में उसे क्या होना पड़ता था, राजा के यहाँ आकर के उसे काम करना पड़ता था, ठीक है। जो पशुपालक थे, पशुपालकों को जानवरों से उत्पादन कुछ
में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे उसको भी कर देना होता था, व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक है। आखेटक को, आखेटक कौन होता है? तो जीव शिकारी होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता है। संग्रह को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, इन लोगों को भी कर देना होता था। आप देख सकते हैं जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं चाहे कोई भी हो। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कृषि में महत्वपूर्ण क्या थे उस समय में। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल को फाल अब लोहे के बनने लगे। अब क्या होने लगा, जो हल पहले लकड़ी का बनता था वो किस चीज़ का बनने लगा, लोहे का। और जैसे ही लोहे का बना तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, यानी खेती अधिक संख्या में होने लगी और जिससे अधिक फसल का उत्पादन भी होने लगा। ठीक है। और पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और आपको भी पता होगा कि कृषि करने में कितना मेहनत लगता है। इसमें ज़्यादातर दास दासी भूमिहार खेती हर मजदूर, ठीक है, कमकार करते थे। कमकार का मतलब होता है मजदूर, आप याद रखिए। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता था। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। अब क्या होता है सूक्ष्म निरीक्षण, तो बताता है कि लगभग 200 साल पर लोगों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदी मगध से होकर के बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उसे प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था और यह जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। अब होता क्या है, मगध के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये गंगा और सोन के आसपास में जब पड़ती थी तो उसमें आपको पता है कि वो अच्छा खासा वहाँ पे फसल उगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ से पानी निकलती है। ठीक है। यातायात की व्यवस्था है, ज़मीन उपजाऊ हो जाता था और जो हाथी मिलता था उसको पकड़ के लाता था और उसको सेना में लगाया जाता था, उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसी तरह जंगल में जो लकड़ी होता था उसको काट करके लाया जाता था और उसको अलग अलग चीज़ में ढाला जाता था, अलग अलग चीज़ बनाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क भी, ठीक है, खदानें थी। आपको ये भी याद रखना है कि इस क्षेत्र में आपको लौह, लोहा और अयस्क भी मिला है। ठीक है। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। आपको भी पता होगा कि अभी का जो हथियार भी बनता है वो किस चीज़ से बनता है, लोहा से बनता है। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, या जिसे हम अजातशत्रु भी कहते हैं। अन्य जनपदों की जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। ये जो दोनों थे, दो जनपदों को जीतने के लिए जितना भी हो सकता था छल बल दल सब कुछ करता था। महापद, ठीक है, महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। अब ये जो महापद्म, ठीक है, नंद है, एक बड़ा शासक अपना फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों की मगध की राजधानी बनी रही। और ये जो शासक था, ठीक है, वो अपना शासक कहाँ तक बनाया था, राजगीर तक। ठीक है। आधुनिक जिसको राजगिरी पहले बोला जाता था, अब राजगीर बोलते हैं। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और बाद में अपना पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब होता क्या है, 23 साल से भी पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया की ओर राज्यों में जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। आप भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। वो कहाँ पहुंच गए, ब्यास नदी के आसपास। जब उसके मगध की ओर कूच करना चाहा, जब वो मगध आना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में शासकों के पास पैदल और रथ, हाथियों की बहुत ही बड़ी सेना थी। अब देखो कि जिसे सिकंदर माना जाता था, जिसको विश्व विजेता माना जाता था, वो भी क्या हो जाते, घूम जाते हैं।
अपने सिपाहियों के इनकार करने के बाद, उसे समझाने के बाद, उसके बातों को मानने के बाद। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वजी, ठीक है, ये वजी कौन होता था? तो बताता है कि जैसे कि तुमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा कि मगध के शक्तिशाली राज बन गया था, उसके नज़दीक वजी राज था। वजी एक राज था, ठीक है, मगध के आसपास में, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली या बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासक व्यवस्था, जिसे गण या संघ कहते हैं। यहाँ पे जो शासन की व्यवस्था था वो अलग था, अलग किस्म का। गण या संघ में कई शासक थे, होते थे, गण और संघ में कई शासक थे। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इसमें बहुत सारे शासन करते थे एक साथ, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। आपको याद रखना होगा कि गण जो और संघ जो थे, उसमें शासन की व्यवस्था कैसे थी, वो लोग कैसे शासन करते थे। तो प्रत्येक व्यक्ति उसमें राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे और सब एक साथ यज्ञ करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। अब देखिए कितना अच्छा था, यह किस तरह का करना और शत्रु पर आक्रमण निपटाने के लिए मिलकर के चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। आपको ये भी याद रखना होगा कि स्त्रियां, दास, ये सब इस सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है। वजी इसमें अब देखिए बुद्ध और महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये दोनों गण और संघ से संबंधित थे। वो कैसे? बौद्धिक साहित्य में संघ के जीवन के बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब जैसे हम इसको पढ़ेंगे, वज्जी संघ का वर्णन, ठीक है, दीघ निकाय से लिया गया है। अभी किताब का नाम याद रखिए, दीघ निकाय जो है ना, दीघ निकाय के एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा बौद्ध के व्याख्यान दिया गया है, जो करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो आपसे पूछते हैं कि दीघ निकाय कौन सा, ठीक है, बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो बौद्ध का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि अजातशत्रु कौन था, या अजात शत्रु कौन था, ठीक है, या वजिष्ठ संघ। बताता अजातशत्रु वजिष्ठ संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ये जो अजातशत्रु था, ये किस पे आक्रमण करना चाहता था? वज्जु संघ पे। अब उन्होंने अपने मंत्री, ठीक है, वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा, क्योंकि भगवान बुद्ध भी इसके एक तरह से पार्ट थे, हिस्से थे, किसका? वज्जी संघ का। बुद्ध ने उनसे पूछा कि यह वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनके सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, क्या उन्हें पता चला कि ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा कि वज्जी तब सही उन्नति करते रहेंगे, तब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। वज्जी तब तक आगे बढ़ते रहेगा जब तक वो पूर्ण रूप से सभाएं करते रहेंगे, एक दूसरे से मिलता रहेगा, आपस में मिलजुल करके काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों को पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान और समर्थन, उनके बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, ठीक है। विभिन्न मतावली और संतों का सम्मान करेंगे और उनसे आने और जाने में कोई रोक नहीं लगाएंगे। किसका मानना था? ये वज्जी का एक तरह का क्रमिक एक रूल था कि इन सबों को मानता था। तो बताता है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त किया और उन्हें अपने राज में शामिल कर लिया। अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या, ये जो वजी था, ठीक है, इसका एक मानना था, एक कंसेप्ट था कि किसको कैसे सम्मान करना है और कोई भी चीज़ होना चाहिए तो सबके मत से होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए कि इस पे कोई शासन नहीं कर पाया 1500 साल बाद तक, लेकिन गुप्त राजा आकर के बाद में उस पर विजय पाता है, ठीक है, वो भी 15 साल बाद।
चलिए तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अन्यत्र। तो बताता है एटलस यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों का एक शासन व्यवस्था की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अब इसे ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है, कि प्रजातंत्र और गणतंत्र का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, तो ये एथेंस से मिलता है। यहाँ पे व्यवस्था 200 सालों तक चली, और ये जो व्यवस्था 200 सालों तक चली, इसमें 30 साल के ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। अब देखिए यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 30 साल के ऊपर जो व्यक्ति होते थे उसे पूर्ण नागरिकता प्राप्त होती थी। जो दास नहीं थे, वहाँ एक सभा थी जिसे महत्वपूर्ण विषयों को निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। अब देखिए वहाँ पे एक व्यवस्था थी कि किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेने के लिए या जो भी कुछ भी होता था, साल में लगभग 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासन के कई पदों की नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी, और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो कहीं ना कहीं एक रूल्स था, एक शेड्यूल था। औरतों और नागरिकों को दर्जा नहीं मिलता था। औरतें और जो नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, जो औरतें होती थी उसको नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि एथेंस में भी कहीं ना कहीं हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसके बाद व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले, काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलते थे। जो विदेशी थे, जो दूसरे बाहर से आते थे, व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, उसको भी नागरिक नहीं मिलता था। एथेंस के खादानों, खेतों और घरों में कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो खादानों, खेतों और घरों में काम करने वाले को भी उसे नागरिकता नहीं मिलती थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।